जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चल रही है। अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, खासतौर पर अमीरों, असरदार लोगों, नेताओं के कब्जे हटाए जा रहे हैं और इस दौरान जम्मू में हालात बिगड़ गए हैं। लोग पुलिस से टकरा गए, जेसीबी पर जमकर पथराव किया गया। कई घंटे तक जम्मू में अफरा तफरी रही। एक बड़े शोरूम को भी गिरा दिया गया है। तो जम्मू से कश्मीर तक जब बुलडोजर चला तो किस तरीके से लोग जो है वो सड़कों पर आ गए। अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम वहां पर छेड़ी गई। नाराज लोगों का जेसीबी पर जमकर पथराव न सिर्फ हुआ, वहां पर भारी विरोध प्रदर्शन लोगों के नजर आ रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर में अतिक्रमण पर जब बुलडोजर चला तो लोग सड़कों पर पहुंच गए। गवर्नमेंट का इरादा ये बिल्कुल भी नहीं है कि घरों को डिस्टर्ब करे या कोई छोटी कमर्शियल ऐसी अगर दुकान है जिस पे लोगों की लाइवलीहुड निर्भर है, उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये मैं अश्योर करती हूँ कि कोई भी ऐसे तबके के इंसान को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा जो अपने घर या अपनी लाइवलीहुड से कहीं बैठे हैं। ये जो ड्राइव है ये एक प्रो पीपल ड्राइव है, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारी यहाँ लीडरशिप ने बार बार कहा है। उधर कश्मीर में भी अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार एक्शन लगातार कई दिनों से जारी है। कुलगांव में ही 1500 कनाल जमीन कब्जे से खाली कराई गई है। सियासी पार्टियां इस मुहिम का विरोध कर रही हैं। कश्मीर में कई जगह पर जेसीबी चली, कई कच्चे और पक्के जो निर्माण थे वो पूरी तरह से हटा दिए गए। बर्फबारी के बीच भी जेसीबी से अवैध निर्माण गिराने का सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं। प्रशासन का कहना है कि नेताओं, आतंकियों और अलगाववादियों के अवैध कब्जे हटाए गए हैं। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने शनिवार को श्रीनगर में सड़कों पर उतरकर इस अभियान का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में पिछले एक हफ्ते से सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माणों को हटाने की मुहिम में तेजी आई है। सरकार का कहना है कि 5 लाख कनाल सरकारी जमीन अभी तक गैर कानूनी तौर पर की गई कब्जा जो थी उसको छुड़ाया गया है और उसकी कीमत अरबों में आती है। लेकिन दूसरी तरफ इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में हाहाकार मचा है। एक तरफ से सभी राजनीतिक दल और कई सारे लोग जो कि प्रभावित हो रहे हैं इस प्रक्रिया से, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर प्रशासन और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि ये आम लोगों की भलाई के लिए किया गया एक उपाय और एक कदम है, जिससे सरकारी ज़मीन अवैध निर्माण से छुटाई जाएगी और आम लोगों के कार्य में इस्तेमाल की जाएगी। निशाने पर इस पूरी प्रक्रिया में बड़े बड़े राजनेता, उनके रिश्तेदार और जो भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट जम्मू कश्मीर के हैं वही हैं, क्योंकि सरकारी ज़मीन का अधिकतर हिस्सा ऐसे ही लोगों के पास पड़ा है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकियों के जरिए बड़े हमले की तैयारी में है। अक्टूबर में हैदराबाद में गिरफ्तार 3 लोगों से ये खुलासे हुए हैं। आज तक के पास एफआईआर की कॉपी है। एनआईए ने अपनी एफआईआर में कहा कि इस योजना का मास्टरमाइंड अब्दुल जाहिद है। उसने लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के निर्देश पर मोहम्मद समीउद्दीन, माज हसन फारूक और अन्य कई युवकों की आतंक के लिए भर्ती की थी। एनआईए की यह भी जानकारी मिली कि जाहिद ने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ पाकिस्तान के हैंडलर के निर्देश पर हैदराबाद शहर में विस्फोट और लोन वुल्फ हमलों समेत आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की ये फिराक में था। तो पाक की नापाक योजना क्या थी? लश्कर आईएसआई ने यह आदेश दरअसल दिया था। अपने मंसूबों से पाकिस्तान हटा नहीं है, बावजूद इसके जब उसके देश की हालत हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। उधर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। आज तक के पास मौजूद पाकिस्तानी सरकार का वो सीक्रेट पेपर है जिसमें पाकिस्तान ने दुनिया भर में मौजूद अपने दूतावासों, हाई कमीशन के साथ मिलकर कश्मीर पर भारत के खिलाफ साजिश करने की एक पूरी प्लानिंग तैयार की है। पाक ने अपने सभी दूतावास और हाई कमीशन नोट उन्हें भेजा है कि कैसे भारत के खिलाफ कश्मीर पर साजिश को अंजाम देना है। उसके लिए टूल किट भी शेयर किए गए हैं। पाकिस्तान ने 5 फरवरी यानी आज के दिन कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की एक साजिश भी रची। भारत के खिलाफ दुनिया भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की भी तैयारी है। भारतीय सुरक्षा बलों पर झूठे आरोप भी लगाने हैं।
उधर बात अब गौतम अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर भी। एक रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग की, उसके बाद टॉप 20 की लिस्ट से वो बाहर हो गए। इसमें शेयर में भारी गिरावट आई। अब सवाल उठने लगे कि LIC और बैंकों का जो पैसा उनकी कंपनियों में लगा है, क्या वो डूब जाएगा और खमियाजा क्या आम जनता भुगतेगी? विपक्ष के आरोपों की बारिश के बाद वित्त मंत्री को मीडिया के सामने आना पड़ा है। The regulators will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. And many of you all have repeatedly asked this question about RBI's independence and government not getting into it. I'd like to remind you all about that. They are regulators and they are independent and they are left to themselves to do what is appropriate. And actually, for keeping the market and the markets regulated well in prime condition, the SEBI is the authority and it has the wherewithal to keep that prime condition intact. तो यहां आरोप और प्रत्यारोप भी इस मुद्दे पर लग रहे हैं। कैसे सियासी बयान इस पूरे मसले पर आ रहे हैं, वो भी जरा आपको सुनवाते हैं। Our financial markets are amongst the most respected and well-regulated markets in the world. As regards the loss, that's a share market valuation loss. That is not the loss of any individuals or people's wealth. Investment in shares and stocks go up, go down. The financial institutions have already clarified that their money is absolutely secure and safe. The two principal organizations, LIC and State Bank, have both come out with details. And I think it's a matter of a private company. सरकार की तरफ से कोई सारे ठोस कदम उठाया गया है, लोग ये सुनना चाहते हैं। इसके बदले, इसके बजाय हमारे वित्त मंत्री खुद अदानी ग्रुप की पैरोवी करने मैदान में उतर गए हैं, तो ताजुब लगते हैं। और अब सब जानते हैं कि जिसको ये कहे जाता है कि सारे इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते जब तक हमारा देश में मोदी जी की राज है। मोदी जी की राज और इंडिपेंडेंट चलना, आजादी के साथ चलना, ये कोई संस्था के लिए संभव नहीं है। इसी SBI, LIC, वित्त मंत्री, RBI सबने इस पे अपनी बात कह दी है और बड़ा स्पष्ट कर दिया है। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और राष्ट्रपति भाषण और बजट पे चर्चा नहीं करना चाहता। मोदी जी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये है कि मैं खुद ही खाऊंगा, दूसरे को नहीं खाने दूंगा, यही है। और दूसरों में वो सब जो कि मोदी शाह जी के चहते नहीं हैं, टैक्स रेट बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, फायदा पहुंचाया जाता है, उसमें ये गौतम अडानी जी का भी यही प्रकरण है। जिन्होंने पैसा लगाया अडानी के शेयर बाजार में, उनके साथ उनका की सहानुभूति नहीं है। उनका जो पैसा लगा था उन्होंने निकाल लिया होगा। उधर जयपुर में आज से महाखेल शुरू हुआ है, जिसमें सैकड़ों युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। पीएम ने वर्चुअल तरीके से इसका आगाज करते हुए कहा कि खेल करियर का भी एक विकल्प है। सौभाग्य के दिवस है कि आज हमारे बीच में देश दुनिया के ग्लोबल लीडर शत प्रतिशत देश को समर्पित। आप सब जयपुर के खेल मैदान में केवल खेलने के लिए नहीं उतरे, आप जीतने के लिए भी उतरे और सीखने के लिए भी उतरे। और जहां सीख होती है वहां जीत अपने आप सुनिश्चित हो जाती है। खेल के मैदान से कभी कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटता।
अब एक बार फिर से जरा बात रामचरितमानस पर हो रहे विवाद पर। रामचरितमानस के विरोध पर नामी आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ने कुछ कहा है कि चौपाइयों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, उससे अर्थ का अनर्थ हो रहा है। बागेश्वर बाबा पर उन्होंने कहा कि अगर वो कुछ लोगों का भला कर रहे हैं तो गलत क्या है। हमारे संवाददाता समर्थ ने उनसे बात की। एक तरफ देश में कुछ लोग रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धर्मगुरु देवकी नंदन महाराज जी लखनऊ में सनातन यात्रा निकालने जा रहे हैं। वो क्या सोचते हैं इस पूरे विषय के बारे में और क्या है सनातन यात्रा के मायने, बताने के लिए खुद मौजूद है देवकीनंदन जी। बहुत स्वागत है आपका देवकीनंदन जी। मैं पहला सवाल मैं आपसे ये ले रहा हूं, आपने क्या कभी सोचा था कि रामचरितमानस जिसको लोग पूछते आए हैं, तुलसीदास पर लोग यकीन करते आए हैं, उनकी कुछ पंक्तियों का विरोध भारतवर्ष में होगा? नहीं, ये तो हमारी सोच से बाहर था और हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, और ये कदापि नहीं सोचा था कि कोई सनातनी इसका विरोध करेगा, और बाहरी लोगों को इससे मतलब नहीं था। सनातनी कोई व्यक्ति ऐसा कोई बात लाएंगे निकाल के कि इसमें को रामायण से निकाल दो, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि रामचरित अपार बारिद पार कवि कोने लयो, महाकवि और महाग्रंथ है ये। आप सोचिए, स्वयं वाल्मीकि ऋषि तुलसीदास महाराज बन के आए हैं, और तुलसीदास महाराज, वाल्मीकि ऋषि ने संस्कृत में रामायण लिखी है, तुलसीदास उसका अनुवाद करने के लिए स्वयं वाल्मीकि ही तुलसीदास बने। पूर्व जन्म के कारण वाल्मीकि तुलसी बने, तो वो तुलसीदास जी आके बने, और उन्होंने रामचरितमानस सरल भाषा में इसलिए लिखी कि जिन लोगों की अप्रोच नहीं है संस्कृत तक, वो उस अवधि भाषा को पढ़ के भगवान श्री राम और उसके अपार ग्रंथ को समझ सके, उनके चरित्र को, मानवता को सीख मिल सके। तो आपको जो मानना, मैं तो मानता हूं कि हनुमान जी की कृपा है, पर अगर आपको लगता है कला है, तो कला का यूज क्या है? आप कितने शक्तिमान हैं, कितने पदवान हैं, कितने बलवान हैं, कितने धनवान हैं, इट डजंट मैटर। मैटर इज दैट व्हाट इज अ यूज इट, उसका यूज क्या है। और यूज क्या है? यूज क्या कर रहे हैं? लोगों की तकलीफ मिटाने के लिए। वही लोग जो उस रोग को मिटाने के लिए अन्य धर्मों के लोगों के पास जाते हैं, और वो ऐसे कपड़ा करते, ऐसे कपड़ा करते हैं, उसे छूते हैं और वो एकदम धो पता नहीं क्या एकदम पावर प्रकट हो जाती है उसमें। वो महाराज, और पूरे एक ही ड्रेस के लोग हैं, एक ही ड्रेस के 25 लोग हैं, मैंने देखा है वीडियो। 25 लोग हैं, उस कपड़े से हाथ लगाएंगे और सब उछलने लग जाएंगे, फिर धरती में लेट जाएंगे और फिर भागेंगे और फिर पकड़ेंगे, हाथ छू। उनके विषय में कोई क्यों नहीं बोलता? वो रॉन्ग यूज है। उसका क्या करते हैं, वो पहले ये चमत्कार दिखाएंगे, जादू टोना दिखाएंगे, उसके बाद धर्म परिवर्तन कर देंगे। उसके विषय में कोई नहीं बोलेगा। अगर उनपे कला है, अगर उनपे शक्ति है, अगर उनपे कोई पावर है, और उस पावर से अगर अपने सनातनियों को वो ठीक कर रहे हैं, या सनातनियों को मैं कह रहा हूं 1000 आदमी आए और 100 आदमी उन्होंने ठीक किए, तो लॉस क्या होगा? मेरे सनातनी अन्य जगह पे जाने से बच गए, तो इट्स माय प्रॉफिट। उधर दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों को विदेश भेजने को लेकर तनातनी के बाद अब प्रिंसिपल पर घमासान छिड़ गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने एलजी पर प्रिंसिपल की नियुक्ति में रोक का आरोप लगा दिया है। एलजी साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी करके एक क्लेम किया कि उन्होंने दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के लिए 126 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने पोस्ट को मंजूरी दे दी है, और उसका क्लेम किया उन्होंने कि दिल्ली सरकार तो रोक के बैठी हुई थी, उन्होंने 126 को मंजूरी दे दी है। ये पूरा का पूरा बयान एलजी ऑफिस की तरफ से जारी हुआ, वो झूठ का पुलिंदा है और हास्यास्पद है, और दुखद भी है कि किस तरह से झूठ बोलते हैं, तथ्यों को छिपाते हैं, और मजाक बना के रखा हुआ है पूरे सिस्टम को इन्होंने, क्योंकि सर्विसेज इनके पास है। एलजी साहब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने असंवैधानिक तरीके से सर्विसेज पर कब्जा कर रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा कर रखा है, दिल्ली सरकार के असंवैधानिक तरीके से कर रखा है। अगर असंवैधानिक तरीके से एलजी साहब ने कब्जा नहीं कर रखा होता, तो आज दिल्ली के एक एक स्कूल के पास में अपना एक परमानेंट प्रिंसिपल होता। हम वाइस प्रिंसिपल से काम चला रहे हैं, क्योंकि एलजी साहब को सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा करने की जिद है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की जिद है कि भाई सर्विसेज तो हम तय करेंगे, असंवैधानिक रूप से तय करेंगे, लेकिन
उनको इस बात की जिद नहीं है कि वो स्कूलों में प्रिंसिपल की भर्ती करवा दें। कुछ तो ऐसा है कि हिमाचल क्षेत्र में पहाड़ियां कमजोर हो रही हैं। हमारे देश में हिमालय बर्फीली हवाओं और दुश्मन से ही हमारी हिफाजत नहीं करता, बल्कि ये हमारी धरोहर है। इस रिपोर्ट में समझिए हमारे देश के लिए हिमालय की अहमियत और जानिए वो गलतियां जो हम कर रहे हैं। हिमालय भारत का सबसे मजबूत और भरोसेमंद प्राकृतिक प्रहरी है। हिमालय जिसको बनने में पूरे 60 से 70 लाख साल लगे। हिमालय जिसका कश्मीर से लेकर असम तक विस्तार है। हिमालय जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये साइबेरिया और चीन से आने वाली सर्द हवाओं से हमारी रक्षा करता है और हमारी जलवायु को एक खास तरह का रंग देता है, जिससे हमारे यहाँ खेती से लेकर सेहत तक के फायदे हमको मिलते हैं। जो हिमालय हिंद महासागर से उठी हवाओं को रोककर पूरे देश में बादलों को बरसने के लिए मजबूर करता है। लेकिन यही हिमालय आज करा रहा है, यही हिमालय आज दरक रहा है। इसकी जड़ों पर चोट की गई है और नतीजा इन दरारों के रूप में देखने को मिल रहा है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक और हिमाचल के शहर गांव तक ये दरारें डरा रही हैं। जोशीमठ से लेकर टिहरी रुद्रप्रयाग तक जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए कहां कहां हिमालयी इलाकों में दरारें आई हैं। जोशीमठ, कर्णप्रयाग, मंडी, डोडा, टिहरी, रुद्रप्रयाग जैसे इलाके प्रभावित हुए हैं। आखिर क्या वजह कि हमारा रक्षक, हमारा प्रहरी आज इस तरह से दरक रहा है? हाशियाने डह रहे हैं, खेतों में दरारें पड़ रही हैं और हम मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। हिमालय छलनी हो रहा है। इसके दरकने की कई वजह है। बेतरतीब निर्माण हुआ है, बेतहाशा पर्यटन बढ़ा है, पहाड़ों को काटा गया है, वनों का कटान हुआ है। नतीजा इन दरारों के रूप में सबके सामने है। शहर शहर, गांव गांव दरक रहे हैं। फहरिस्त बढ़ती जा रही है। आखिर क्या वजह? ये दरारें रह रहकर हिमालय की सेहत को लेकर सवाल उठा रही है। ये जो बारिश की वजह से या स्ट्रक्चर्स की वजह से जमीनें खिसक रही हैं या स्लोप पे उनका क्रीप हो रहा है, ये लोकलाइज्ड है। कहाँ पे कंडीशंस बनेंगी सूटेबल फॉर क्रीप, तो वहीं पे होगा। जोशीमठ और इसको मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रोसेस तो सेम है। जोशीमठ बहुत बड़ा एक टाउन है, एक बहुत बड़ी पुरानी स्लाइड है, उसके ऊपर बड़ा टाउन बड़ा हुआ है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। वहाँ पर भी सीपेज ऑफ वाटर डिफरेंट वर्शंस हैं, उसके भी सीपेज ऑफ घरों से जो सीवरेज निकलता वो चला जाता है। डैम का जो HRT बनाया वो है, बड़े रोड्स उसमें से निकाले जा रहे हैं, स्लोप कट किया जा रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। हिमालय की प्रकृति को देखने समझने में, उसका सम्मान करने में कुछ तो गलती हुई है और कुछ बनावट का कसूर भी है। हिमालय की चोटियां बहुत ही यंग माउंटेन कहलाती हैं। मौलिक संरचना के हिसाब से ये बहुत कमजोर पहाड़ियां हैं। हल्की सी बारिश के बाद ही उसका असर पहाड़ियों पर पड़ने लगता है। इन इलाकों में पेड़ों की भी कटाई हुई, इस वजह से भी और कमजोरी आई। बेतहाशा निर्माण के लिए ब्लास्टिंग का भी असर पड़ा है। ये नेचुरल फेनोमेना प्लस ह्यूमन एक्टिविटी दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं इस चीज को एक्टिवेट करने में। ये जो ठाठरी वाला एरिया है, ये भी एक एग्जाम्पल है इसी तरह की। एक फॉसिल स्लाइड है और पार्टली रिवर टेरेस है चिनाब का। तो इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, उनका पानी नेचुरली उसके अंदर चला जाता होगा। सीवरेज का वाटर है, ड्रेन्स उन्होंने बनाई हुई कच्ची होंगी, पानी परकुलेट करेगा नीचे, तो ये कारण है इसका। हिमालय से खिलवाड़ तो हुआ है, भले ही कुछ प्राकृतिक वजह रही हो, लेकिन असल गलती हमारी है। बार बार के भूस्खलन और जमीन के धंसान की लगातार अनदेखी की जा रही है। हर बार फौरी उपाय किए जा रहे हैं, जबकि असल जरूरत ठोस और लंबे वक्त तक असर दिखाने वाले उपाय करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।